दोस्तों, दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पैसा कमाने के चक्कर में कुछ शॉर्टकट रास्ते चुनते हैं, कुछ क्राइम का रास्ता चुनते हैं, कुछ तो चोरी डकैती करते हैं, लेकिन उनको इसकी सज़ा भी मिलती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं कि वो अपने घर की बहू को भी दूसरे लोगों के सामने सौंप सकते हैं। दोस्तों, एक पति जो अपनी बहू को, अपनी पत्नी को दूसरे लोगों के सामने सौंप दिया करता था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कुछ पैसे चाहिए थे। दरअसल दोस्तों, कोई भी लड़की अगर शादी करके अपने ससुराल जब जाती है तो उस लड़की के माता पिता उससे यही कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हारे माता पिता तो थे, लेकिन अब जो तुम्हारी ससुराल है और जो तुम्हारे सास ससुर होंगे वही तुम्हारे माता पिता होंगे। पति, जिसको एक बहुत अच्छा दर्जा दिया गया है, हर जगह हर देश के अंदर पति को काफ़ी अच्छा दर्जा दिया गया है, लेकिन अगर पति ही अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति को सौंप दे और वो भी कुछ पैसों के लिए, तो यकीनन आप लोग भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये पति अपनी पत्नी के साथ में ऐसा क्यों कर रहा था। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट पूरी हकीकत मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, उनके सारे के सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आज के इस वीडियो में अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगा। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, या फिर इस वीडियो को किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, या फिर कोई वीडियो किसी को डेडिकेट कराना चाहते हैं, तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिए। और आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा, ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है मेरठ से। और मेरठ में दोस्तों एक थाना पड़ता है, लोहिया नगर थाना। और दोस्तों, इसी थाने के अंतर्गत 5 अक्टूबर साल 2023 एक लड़की थाने के अंदर आती है, और वहाँ पर जो भी पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। जब पुलिस वाले इस तरीके की बात सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं, बताइए मैडम, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं। हम तो बैठे ही यहाँ पे इसलिए हैं ताकि आम लोगों की शिकायतें सुन सकें। लेकिन वो जो महिला थी, वो जो लड़की थी, वो उन पुलिस वालों से कहती है कि साहब, यहाँ पर जितने भी पुरुष पुलिस वाले हैं, सबको हटा दो। अगर कोई महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हो तो वो यहाँ पर आए, क्योंकि मैं उसके सामने पूरी तरीके से खुल सकती हूँ। मेरे साथ जो हुआ है, मैं एटलीस्ट उस महिला पुलिसकर्मी को सारी बात बता सकती हूँ। इतना ही उस लड़की का कहना था कि वहाँ पर जो पुलिस वाले मौजूद होते हैं वो सबके सब हट जाते हैं। एक महिला पुलिसकर्मी को वहाँ पर भेजा जाता है, और वो महिला पुलिसकर्मी जो थी, वो इस लड़की से, इस महिला से पूछती है कि बताइए मैडम, तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम क्या बताना चाहती हो। तो ये जो लड़की है, ये उस महिला पुलिसकर्मी को बताती है कि मैडम, मेरी इज्जत को, मेरी आबरू को महीनों तक सोशल मीडिया पे नीलाम किया गया है। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी आबरू को इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर नीलाम किया गया है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। जब ये लड़की इस तरीके की बातें उस महिला पुलिसकर्मी को बताती है, तो कहीं ना कहीं जो महिला पुलिसकर्मी थी और कुछ साथ में और पुलिसकर्मी, वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। और ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा किसी लड़की के साथ में, किसी महिला के साथ में कैसे हो सकता है। उसके बाद में वहाँ पर जितनी भी पुलिस वाले होते हैं, जो महिला पुलिसकर्मी होती हैं, वो उस लड़की से, उस महिला से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में ये सब कुछ करने वाला है कौन, आखिर किसने तुम्हारी इज्जत को सोशल मीडिया के ऊपर नीलाम किया। तो ये जो लड़की है, जब ये खुलती है, क्योंकि रो तो रही थी, इसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे, इसकी आंखों में एक तरह से आंसुओं का सैलाब आया पड़ा था, और इसकी आवाज़ थी, उसमें लड़खड़ाहट थी। इसलिए ये रोते हुए पुलिस वालों को जो कहानी बताती है, वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल ये लड़की बताती है कि साहब, मेरी शादी अब से कुछ समय पहले मुजफ्फरनगर में हुई थी एक लड़के से, और मेरे परिवार में, और जब इन दोनों के बीच में रिश्ता तय हुआ, तो उसके बाद में जब निकाह की बात आई, तो जो महर की जो रस्में हुई थी, उसके बाद में ससुराल वालों ने मुझे महर की अदायगी करी, और दहेज की कुछ ज़्यादा बात हुई नहीं थी। लेकिन मेरे परिवार वालों ने आखिरकार मुझे उस घर में रुखसत कर दिया। लेकिन मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मुझसे रुखसत करते टाइम मुझसे एक ही बात कही थी कि जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, ये तुम्हारा हमसे भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तुम एक नई दुनिया में जा रही हो, अपनी ससुराल वालों का, अपनी सास का, अपने पति का और अपने ससुर का ख्याल रखना। जितने भी लोग घर में हो, सबका ख्याल रखना। और मैं वहाँ पर पहुँच जाती हूँ। जितनी भी रस्में होती हैं उसके मुताबिक मेरा वहाँ पर इस्तकबाल किया जाता है, और उसके बाद में सारी चीज़ें बहुत ठीक चल रही थी। घर परिवार वाले, ससुराल वाले सब बेइंतहा मोहब्बत कर रहे थे। और इस बीच में
अगर मैं अपने मायके फ़ोन करती और मायके फ़ोन करने के बाद में जब मेरे माता या फिर मेरी पिता मुझसे पूछते कि बेटा सब कुछ कैसा चल रहा है, जो तुम्हारी ससुराल है वो सब ठीक है, सब प्यार तो करते हैं ना, तो मैं अपनी माँ से, अपने पिता से सिर्फ एक ही चीज़ कहती कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मुझे इतने अच्छे मिल गए, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, सास भी बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, ससुर भी बहुत प्यार करते हैं, बाकी के घर में जो लोग हैं वो भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ख़ासकर जो उसका पति है ये भी बेइंतहा मोहब्बत करता है। जब इस तरीके की बात ये अपने माता पिता से कहती तो कहीं ना कहीं माता पिता भी खुश हो जाते, क्योंकि आज के दौर में अगर सही रिश्ता किसी की बेटी को मिल जाता है तो वो माता पिता बेइंतहा खुश होते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, 20 साल तक उसको बड़ा करते हैं। उसके बाद में जब उसकी शादी करने का नंबर आता है तो कई बार डिसीजन गलत हो जाता है। लेकिन इस माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि इनकी जो बेटी थी ये अच्छे घर में जा चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस बेटी को भी नहीं पता था कि जो प्यार है, जो दुलार ससुराल के अंदर मिल रहा है, दरअसल ये सारा का सारा एक छलावा है। अब दोस्तों उसके बाद से जो ज़िंदगी शुरू होती है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जैसे ही कुछ समय गुजरता है आखिरकार ये जो लड़की थी ये गर्भवती हो जाती है। जब ये लड़की गर्भवती होती है और उसके बाद में जब वो समय आता है जब इनके घर में किसी बच्चे की पैदाइश होती है, दरअसल वो एक लड़की होती है, इनके घर में एक लड़की की पैदाइश होती है। और जैसे ही इस घर के अंदर एक लड़की पैदा होती है तो जो ससुराल वाले थे, जो पति था, इन सारे के सारों का रवैया बदल जाता है। और जैसे ही इन लोगों का रवैया बदलता है तो इस लड़की से ये लोग अब सीधे मुँह बात नहीं करते। ये इस लड़की से लगातार यही कहते कि तुम्हारी लड़की पैदा हो चुकी है और तुम्हारी जो आगे की ज़िंदगी है अब ये कैसे गुजरेगी। दरअसल कुछ परिवारों में लड़की को बोझ समझा जाता है। लेकिन दोस्तों यकीनन अगर आप लोग सोचोगे तो मेरी भी सबसे पहली जो बेटी है वो लड़की है और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ इसलिए कि मुझे लड़की हुई है, क्योंकि लड़की को लक्ष्मी कहा जाता है और लड़की के आने से इंसान के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। आप लोग ये नोटिस कर सकते हैं। अब उसके बाद में जब उनको लड़की हो जाती है तो ये जो परिवार वाले ये इस लड़की को लगातार डराते धमकाते कहते हैं अपने घर से जो दहेज की बात हुई थी वो दहेज लेके आओ। अब ये लड़की सहम जाती है, क्योंकि घर परिवार में इतना पैसा नहीं, इतना ज़्यादा उनका कारोबार अच्छा नहीं है कि जो इनके लिए दहेज का बंदोबस्त कर सके। और वो जो लड़का है वो भी लगातार इस लड़की से यही कहता है कि मैंने महरों के अंदर 1 लाख रुपए की अदायगी की है और जो तुम्हारा दहेज है वो तुम्हें लेके आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी हो चुकी है और तुम्हारी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए दहेज की बेइंतहा ज़रूरत है। अब दोस्तों जो दहेज की रकम बताई जाती है ये 5 लाख रुपए बताई जाती है और वो गरीब परिवार आखिरकार 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कहाँ से करेगा। आप सोच सकते हैं कि एक आम से परिवार के लिए जिसका मेहनत मजदूरी से गुजारा चलता हो वो आखिरकार 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे करेगा। जब इस तरीके की बातें होती तो ये लड़की परेशान हो जाती है। इस बारे में ये रात के समय कमरे के अंदर अपने पति से भी जिक्र करती है। वो कहती है कि घर परिवार वाले मुझे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, 5 लाख रुपए की बात है, थोड़े बहुत पैसों की बात नहीं है, मेरे माता पिता के पास में इतने पैसे भी नहीं है, आखिरकार मैं 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे करूंगी। जब इस तरीके की बात ये लड़की अपने पति से कहती है, लेकिन उसकी सारी बात सुनने के बावजूद भी जो पति था ये कहता है कि तुम्हें पैसों का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेटी हो चुकी है और अब आगे की जो ज़िंदगी है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए तुम्हें 5 लाख रुपए अपने माता पिता से लेके आने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों लड़की को तो सब कुछ पता था, उसको उसके माता पिता की हैसियत पता थी, इसलिए वो साफ तौर पे इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं 5 लाख रुपए की डिमांड अपने माता पिता से नहीं कर सकती, क्योंकि 5 लाख रुपए की तो उनकी पूरी संपत्ति नहीं है। अब लड़की वहाँ से मना कर देती है। लड़के वाले जो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं ला सकती तो ये पैसे हम तुम्ही से ही कमवाएंगे। लड़की सोचती है कि ठीक है कमवा लीजिए, क्योंकि लड़की सोचती है कि हो सकता है ये मुझे कहीं काम पे लगाएं या फिर कुछ काम करवाएं। अब इसके लिए ये लोग दिल्ली का रुख करते हैं। जो पूरा परिवार था, इसमें देवर, ससुर, सास और साथ में जो पति था, ये लोग अब ये लोग दिल्ली का रुख करते हैं। ये लड़की यही समझती है कि शायद वहाँ पर जाकर कोई काम करना पड़े, लेकिन मैं कर लूँगी अपने घर के लिए, अपने बच्ची के लिए, क्योंकि अगर अपने माता पिता से पैसों की डिमांड करूँगी तो वो तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि उनकी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो 5 लाख रुपए अदा कर पाएँ। इसलिए ये लोग दिल्ली चले जाते हैं। और दोस्तों दिल्ली जाने के बाद में आखिरकार ये एक ऐसा गंदा खेल खेलते हैं जिसको सुन के आप लोगों की रूह कांप जाएगी। दरअसल ये जो देवर था और ये जो पति था, ये उस लड़की से कहते हैं कि दरअसल तुमसे पैसे कमाने का समय आ चुका है। वो लड़की कहती है ठीक है, जो तुम बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ में एक्चुअल में होगा क्या। उसके बाद में ये लोग कहते हैं कि तुम अपने कपड़े उतारो। अब लड़की जब कपड़े उतारने की बात आती है वो तो एकदम से हैरत में आ जाती है, उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तो सोच समझ भी नहीं पाती है कि आखिर उसका पति और उसका देवर उससे किस तरीके की बात कर रहे हैं। और आखिरकार उस लड़की को डरा के धमका के उसे टॉर्चर करके उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं। उसके बाद में एक वीडियो कॉल लगाया जाता है और वीडियो कॉल पर जो सामने वाला व्यक्ति था वो जो बोलता था वो सारी चीज़ें इस लड़की से कराई जाती हैं।
अब दोस्तों लड़की मजबूर थी, करती तो क्या करती। आखिरकार वो जो लड़का जिस तरीके की डिमांड रख रहा था वीडियो कॉल पे, ये लड़की उस तरीके से अपने एक एक कपड़े को अपने बदन से अलग करती जा रही थी। और कुछ समय के बाद में जब लड़की की सारी डिमांड होती है जो वो देखना चाह रहा था वीडियो कॉल पे, जब वो सारी चीज़ें देख लेता है, उसके बाद में फ़ोन कट कर देता है और उसके बाद में वो इन सारी चीज़ों के बदले कुछ पैसे भेजता है। जब वो पैसे भेजता है तो उसके बाद में ये जो देवर और ये जो पति था, ये कहता है कि दरअसल इसी तरीके से हम तुमसे पैसे कमाएंगे और जो तुमसे बोला जाएगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और उसके बाद में दोस्तों ये एक ऐसा गंदा खेल शुरू करते हैं कि यकीनन जिसको सुनने भर से, जब मैं इस पूरी कहानी को पढ़ रहा था विस्तार से, तो मुझे भी हैरत हो रही थी कि आजकल समाज में कुछ इस तरीके के लोग भी हैं। उसके बाद में अलग अलग जगहों पे इस लड़की की पोर्नोग्राफी कराई जाती है, इसकी वीडियोस बनाए जाते हैं अश्लील, अलग अलग जगहों पे इसके गंदे फ़ोटो क्लिक कराए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे वीडियो कॉल कराई जाती है और इसी माध्यम से ये लोग पैसा कमा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें थी, ये लंबे समय तक चलती रहती हैं, लेकिन आखिरकार दोस्तों ये जो अक्टूबर का महीना आता है, इस अक्टूबर के महीने में ये लड़की ठान लेती है कि उसको अब ये सब बर्दाश्त नहीं करना है, उसको ये सारी चीज़ें करना नहीं है। इसलिए ये अपने पति से, अपने देवर से इन सारी चीज़ों को करने से इनकार कर देती है। अब जैसे ही ये इनकार करती है तो उनके परिवार की तो एकदम इनकम रुक जाती है, क्योंकि वो इसी से ही अपना घर चला रहे थे। उसके बाद में ये लोग उस लड़की को, जो इनके घर की बहू थी, उसको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, लगातार दबाव बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन वो लड़की पूरी तरीके से ठान चुकी थी कि वो इस अत्याचार को अब अपने ऊपर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे उसके साथ जो हो जाए। अब जैसे ही वो इतना कहती है, जो उसका शौहर था वो अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे देता है। जब वो 3 बार तलाक वगैरह देता है उसको, तो ये जो शादी थी ये इस्लामिक रीति रिवाज से खारिज हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो परिवार था ये अपनी बहू से गंदा काम तो ले रहा था, लेकिन इस्लामिक रीति रिवाज से जो शादी थी वो एक तरीके से अवैध हो गई। उसके बाद में ये जो लड़की थी वो अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद में वो आखिरकार अपने ऊपर जो भी उसके ऊपर गुजरा था वो अपने माता पिता को बताती है। अब जैसे ही माता पिता ये सारी बात सुनते हैं, उनके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उनको तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इतने गंदे लोग भी हो सकते हैं और उनकी बेटी के साथ में पिछले कुछ समय से इस तरीके का अत्याचार हो रहा है और वो ये सारी चीज़ें सहते रहे। उनकी बेटी ने उफ तक नहीं किया। उसके बाद में जो परिवार वाले होते हैं ये एक फ़ैसला करते हैं। उसके बाद ये लोग परिवार वाले 5 अक्टूबर साल 2023 ये लोग वहीं के थाने में पहुंचते हैं, लोहिया नगर थाने में, और ये जो पूरी बात है सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताई जाती है। जब पुलिस ये पूरी बात सुनती है, इस पूरे केस को अपनी नज़र में रखती है, उसके बाद में जो पति था, जो देवर था, जो ससुर था, ये पुलिस की हिरासत में आते हैं। उसके बाद पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर आखिरकार इनको जेल भेजती है। लेकिन दोस्तों इन लोगों को कितनी ही सज़ा हो जाए, कितना ही इनसे पूछताछ हो जाए, कितना ही दंड इन लोगों के ऊपर पड़ जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने जो इस लड़की के साथ में किया, यकीनन कोई अगर इनकी लड़की के साथ में ऐसा करता तो इन लोगों के ऊपर क्या गुजरती। भले ही ये लोग कुछ समय सज़ा काट कर बाहर निकल आए, लेकिन बड़ा सवाल यही है क्या उस लड़की ने जो इतने समय तक जो टॉर्चर झेला, जो उसने महसूस किया, जो दर्द उसने लगातार, जिस दर्द को लेकर वो रातों को सोती रही, क्या उस दर्द की भरपाई कभी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। तो दोस्तों जो कमेंट्स आए थे वो कुछ इस प्रकार थे। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो पहला कमेंट्स आया था ये हमारे प्यारे व्यूवर्स सुनील त्यागी जी, जो कहते हैं कमाल की आवाज़ है भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का मैं दिल से आभारी हूँ कि आप इतने प्यारे कॉमेंट्स करते हैं। उसके बाद में AS 617 ये लिखते हैं रियल ज़िंदगी और रियल ज़िंदगी को एक ही बना दिया। तो ये इस तरीके से लिखते हैं और इन्होंने कहा है कि शाहबाज मलिक जी जो बैकग्राउंड है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो अभी जो चीज़ें हैं ठीक नहीं हो पाई हैं। जैसे ही मैं अपने स्टूडियो में पहुंचूंगा ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो भी कमी दिखी उसको बताया। उसके बाद में अजय कुमार जी हैं, लिखते हैं लव यू ब्रदर, आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। तो अजय कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जमालुद्दीन अंसारी हैं, लिखते हैं सर आपकी आवाज़ बहुत ही बेहतरीन है और हम आपको सऊदी अरब से सुनते हैं, आगे भी ऐसे ही आप इसी तरह की बेहतरीन कहानियाँ सुनाया कीजिए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये फैशन डिज़ाइनर करके है, ये लिखती हैं भैया जी प्रणाम। तो आपका बहन बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं और ये लिखते हैं रील इज़ रॉस देन रियल लाइफ, डोंट मिक्स बोथ। सुबोध कुमार BSF सिल्लीगुड़ी। तो सुबोध कुमार जी आपने बहुत अच्छी बात कही, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, तो इनको कभी मिक्स नहीं करना चाहिए।
उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, आज की कहानी आप बहुत ही विस्तार से सुनाएं और हम आपके व्यूवर्स को समझ भी आया और शुक्रिया आपका। तो अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं मलिक सर नमस्ते को। तो कुंदन पाल जी नमस्ते आपको और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डेली कमेंट्स भी कर रहे हैं। नासिर पठान जी लिखते हैं सर आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं और बहुत सारे हार्ट बनाते हैं। तो नासिर पठान जी आप जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, बहुत जल्द ही मैं इस प्यार की वजह से ठीक हो जाऊँगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में बुद्धू राम है और ये लिखते हैं नमस्कार सर। तो बुद्धू राम जी नमस्कार, आप कैसे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये फैशन डिज़ाइनर हैं, ये लिखते हैं भैया जी हम वीडियोस बनाते हैं लेकिन व्यूज़ नहीं जाते हैं, फेस नहीं दिखाते हैं इसलिए व्यूज़ नहीं जाता है क्या भैया, प्लीज़ आप बताइएगा भैया क्या करा जाए। तो फैशन डिज़ाइनर जी ऐसी कोई बात नहीं है कि फेस दिखाने से ही व्यूज़ आएंगे, आप कंटेंट को अच्छा बनाइए और आपके व्यूवर्स तक अगर आपकी वीडियो पहुंचेगी तो डेफिनेटली वो लोग देखेंगे। और जो मेरे चैनल पे लोग हैं और वो एक बार इनके चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वीडियो बनाते हैं, अगर पसंद आए तो देखिएगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये सन्नी मेहरा है, ये लिखते हैं बस करो सर मालती मालती मालती। तो मालती पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, पहला वीडियो बनाया था और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अधूरी थी, जो इनकम्प्लीट थी, लेकिन व्यूवर्स तक पूरी कहानी पहुँचाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए दूसरे दिन की वीडियो बनाना पड़ी। जो चीज़ें सामने आई थी क्योंकि कुछ फर्जी न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर तैर रही थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये चीज़ें आ गई, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने क्लियर की थी। बहरहाल दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारा एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करो क्योंकि चैनल नया है, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं हमारे कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।